मेरे साथ में अभिषेक सर है, जो अभी 67वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें 23 रैंक है। तो सर सबसे पहले हमारे चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया है। तो सर सबसे पहले आप ये बताइए कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं बीपीएससी में, उसके बावजूद भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं यूपीएससी का, तो आप वहाँ भी अच्छा कर सकते थे, फिर यहाँ आना कैसे हुआ? देखिए, जो स्टेट लेवल की सर्विसेज होती है उनमें अपनी वो लिमिटेशंस होती हैं जी। तो हमारी बातचीत भी हुई सीनियर से, सर्विंग ऑफिसर से भी, जो कि अभी करंटली एसडीएम भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली है और है करने की इच्छा तो आईएएस भी किया जा सकता है। तो सर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा है सर? तो हम बोकारो स्टील सिटी से हैं एंड वहीं डीपीएस बोकारो से मेरी पढ़ाई हुई है। फिर इंजीनियरिंग की है बीआईटी मेस्टर से, और उसके बाद 2 साल काम किया। 2020 में मैंने जॉब छोड़ के फिर सिविल सर्विस की तैयारी चालू कर दी, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तो ये आपका सेल्फ स्टडी था या फिर इससे पहले कहीं आपने कोचिंग ली, या फिर आपने कैसे, कोई गूगल का सहारा लिया, फिर यूट्यूब का, आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया? तो फर्स्ट ईयर जब जॉब छोड़ा तो कोचिंग लिया था 1 साल बैंगलोर में, और फिर उसके बाद से तो सेल्फ स्टडी है पूरा। बीपीएससी के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज ही लिया था, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कोचिंग की। जी जी सर। और सर अभी आप इंटरव्यू दे के आए, तो सर आपका क्वेश्चन किस पे चला, डेफ पे चला या आपके जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल क्या था सर आपके? सोशोलॉजी, आपके ऑप्शनल सोशोलॉजी पे चला या फिर प्योरली डेफ पे चला? मिक्स बोल सकते हैं, 70% डैफ और 30% बाकी सब। तो डैफ से मेरा वही बोकारो स्टील सिटी से, तो स्टील का इम्पोर्टेंस, बोकारो में जो स्टील प्लांट्स हैं वो कहाँ हैं, क्या हैं जी, कौन सी 5 ईयर प्लान के तहत उनका निर्माण हुआ था जी। फिर सोशियोलॉजी से 1-2 कॉन्सेप्ट्स, जैसे फंक्शनिज्म हो गया, न्यू फंक्शनिज्म हो गया जी, टोटलिटेरियनिज्म करके कॉन्सेप्ट होता है वो पूछा गया, और वही हॉबी से 1-2 सवाल, और करंट अफेयर्स से 1-2 सवाल। वो थोड़ा रेड सी का इशू, हाँ जी, अभी जो चल रहा है जी, और रेड सी का इशू के लिए फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, साउथ ईस्ट एशिया, बिम्स्टेक, ये सब पे 1-2 इजराइल या हमास ऐसा कुछ है नहीं, ये वो जो वॉर वाले फ्रंट्स थे उससे नहीं पूछा गया कुछ जी। तो हॉबीज में अभी आपने बताया, तो हॉबीज में आपकी हॉबीज क्या थी? देखिए, हमारी हॉबीज वही एनिमे देखना है और सिटकॉम्स देखते हैं, ऑडियो बुक्स सुनना पसंद है। तो ऑडियो बुक से एक सवाल था कि कौन कौन से आप ऑडियो बुक सुनते हैं। तो यूपीएससी पैनल में जो मेंबर्स रहे या फिर जो मैं अध्यक्ष रहे उनकी बात करूं, तो किस तरीके से आपसे इंस्पायर हुए आप, क्योंकि आप सेलेक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको मिलता है, तो क्या आपको ऐसा कहीं दिखा कि आपको बेनिफिट मिलेगा? देखिए, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, हम उनकी मन की बात पढ़ तो नहीं सकते हैं, बट उन्होंने बस सिलेक्शन के बेसिस पे ना ऐसे कोई कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया, और ऐसे मतलब ना वो न्यूट्रल थे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। एक क्वेश्चन बस सिलेक्शन के बेसिस पे था कि अगर आप बिहार में ऑलरेडी हैं और आपको हम आईपीएस मणिपुर कैडर मिल जाता है जी, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे, ऑनेस्टली बताइएगा। तो हमने सोचा, फिर बोला कि सर मणिपुर में चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, बट फिर भी आईपीएस इन मणिपुर वुड बी माय प्रेफरेंस। तो कहीं ना कहीं उनके जो, मुझे ऐसा लग रहा है, हिंट से कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब आपको आईपीएस की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, ऐसा जिस तरीके से आप बोल रहे हैं। उनके हाथ में है, जो मिल जाए हम तो खुश रहेंगे। तो आपकी अभी बुक की बात करूँ तो आपने बताया कि 1 साल कोचिंग किया, उसके बाद सेल्फ स्टडी, तो आपने कौन सी ऐसी बुक एनसीईआरटी से लेके एडवांस बुक तक, आपने पहले एनसीईआरटी किया या फिर एडवांस किया, आपने कैसे प्रिपरेशन किया? देखिए, एनसीईआरटीज़ 2 तरह की अप्रोच होती है एनसीईआरटी के लिए। एक, अगर आपका स्कूल में उतना रुझान नहीं रहा था पढ़ाई में, तो आपको एनसीईआरटी बेसिक्स से पढ़नी होगी। हमारा ठीक ठाक रुझान था, तो हमने जो बेयर मिनिमम एसेंशियल्स माने जाती हैं, ज्योग्राफी की 11th-12th हो गई, और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, और आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी हो गई, इन्हीं सब एनसीईआरटीज़ को पढ़ा है, बाकी सब हमने पढ़ा नहीं है। और बाकी जो बुक लिस्ट है वो तो अब सर जग ज़ाहिर है एक तरीके से, तो सब वही बात बोलते हैं, हमने भी वही किया है। और करेंटली थोड़ा जो प्री इस बार का हुआ है 23 में, उसके वजह से थोड़ा चेंज आएगा। ऐसे कुछ रिवोल्यूशनाइज नहीं होगा पढ़ाई, आपको पढ़नी वही चीज़ें हैं, थोड़ा आपको जो अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम वो बस बदलना होगा। वैसे रिसोर्सेज अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं रिसोर्सेज से काम बिल्कुल चलाया जा सकता है। तो क्या इस बार भी आप फिर से प्रीलिम्स देंगे भाई, अभी क्योंकि रिजल्ट हो सकता है, कब आया, फॉर्म डालेंगे क्या इस बार? देखिए, फॉर्म तो सभी डाल देते हैं जी, और तैयारी भी चालू कर देते हैं। भगवान की इच्छा हुई तो नौबत ना आए देने की, हम तो यही प्रार्थना करेंगे बस। बाकी अब तो अभी मेन सेंस और राइटिंग की बात करें कि आपने कोई कोचिंग, ऐसा कोई टेस्ट सीरीज लगाया, फिर आपने फ्लो चार्ट, डायग्राम या प्रोस कॉन्स, आपने मेंस को किस तरीके से अपने कॉपी में पिरोया? जी, तो देखिए, मेंस आंसर राइटिंग के 3
मुख्य सूत्र हैं। पहला, आपको प्लान करना होगा, बहुत अच्छे से प्लान करना होगा। मेरा प्लान जो था वो आप कह सकते हो कि जब से प्री का रिज़ल्ट निकला और जिस दिन मेरे को मेंस का एग्ज़ाम लिखना है, हर दिन मेरे को किस में क्या करना है उसमें बटा हुआ था। ए दूसरा, आपको फिर नोट्स पे ध्यान जाना चाहिए कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप बना लो, और सिलेबस वाइज बनाना है, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए। दूसरी प्रमुख बात ये हो गई। तीसरी प्रमुख बात है लिखना। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपका मेंस उतना अच्छा नहीं जा पाएगा। आप कितना भी पढ़ लीजिए, जब तक उस पेपर पे आपको उतारने की क्षमता नहीं है तब तक आप नहीं उतार सकते हैं। तो इन चीज़ों को रखने के लिए देखिए, टेस्ट सीरीज़ तो लगानी पड़ती है, तो टेस्ट सीरीज़ हमने भी लगाई। एक ही लगाई, एक ऑप्शनल की लगाई, एक जीएस की लगाई, और जीएस वाले में से इंक्लूडेड था। और प्लानिंग, एक टॉपर हैं, नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग पे एक यूट्यूब वीडियो बनाई है, वही मेरा इंस्पिरेशन था, तो प्लानिंग वहाँ से हो गई। और नोट्स के लिए आप बहुत सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के टॉपर्स के नोट्स खुद भी हैं। उसके साथ ओनली आईएएस का एक उन्होंने कंपाइलेशन निकाला है वर्ड बाय वर्ड प्रहार के, तो वो प्रहार भी बहुत अच्छा है। तो इन सब को लेके मेंस का प्रिपरेशन ठीक ठाक हो गया, क्लियर भी हुआ। तो अब देखिए फाइनल हो जाएगा तो और सॉलिड बता सकते हैं कि क्या करना नहीं करना है, बट हाँ, मोटे मोटे तौर पे ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी आपने पीआईक्यू बताया, तो क्या पीआईक्यू मतलब आपने बताया कि बी पे हम पीआईक्यू को रखते हैं, तो कैसा कितना रोल रहा आपके पीआईक्यू में? देखिए, पीवाईक्यू अगर बोला जाए थोड़ी ठेठ भाषा में तो माई बाप है। मैं जी, एकदम मतलब पीवाईक्यू से बाहर आपको जाना नहीं है। तो पीवाईक्यू से बाहर आपको जाना नहीं है, और पीवाईक्यू आपका वो गाइडिंग लाइट है, उस पे कमांड हो जाए एक बार तो आप बाहर की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा हम ये कर लिए हैं तो फिर ये देखा जा सकता है। बट अगर आपका पीवाईक्यू ही छुआ हुआ नहीं है, जैसे मेरा जो पहला अटेम्प्ट था, पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, बट उस समय तैयारी ऐसी हो नहीं पाई थी। मेन रीज़न नहीं होने का पहला मेंस में मेरा पीवाईक्यू हम मानते हैं, पीवाईक्यू नहीं करना और ये लिखना कम लिखे थे। तो इस बार उन त्रुटियों को सुधार के पीवाईक्यू अच्छे से किया गया, उसका आप मॉडल आंसर बना लीजिए मेंस के लिए। प्री के लिए आपको हर ऑप्शन पे आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन अगर है तो क्या है, ये नहीं कि उस क्वेश्चन के ये आंसर है बस उतना याद करके छोड़ दिया। वो जो 3 ऑप्शंस है उसमें भी आपको बेसिक समझ हो जानी चाहिए कि ये है क्या। जैसे एक केमिकल्स का क्वेश्चन आ जाता है, हर साल आता है, तो उसमें एक केमिकल ऑप्शन होगा, बाकी 3 एक आंसर होगा, 3 ऑप्शंस होंगे, तो उन तीनों को भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। इसी तरह सारे क्वेश्चंस के साथ करना है, तो आपकी प्री की तैयारी पीवाईक्यू से वैसे सॉर्ट हो जाएगी। मेंस में आप मॉडल आंसर्स बना लीजिए, या तो बनाइए, समय कम है तो किसी की मॉडल आंसर्स पढ़ लीजिए, उससे भी काम हो जाएगा। क्या आपने कोई मेंस, अभी आपने बताया कि मेंस मॉडल आंसर, कोई ऐसा फ्लो चार्ट, डायग्राम या फिर मैप बेसिस, जैसे आपने बताया कि अभी रेड सी का वो चल रहा है, तो अभी रेड सी का अगर इश्यू आता है तो क्या आप हमेशा दर्शा सकते हैं रेड सी को, या फिर हम फ्लो चार्ट, डायग्राम, आपने कुछ ऐसा किया था? बिल्कुल, इसको आप थंब रूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप मैप्स डालिए, ज्योग्राफी में आपको डालना ही डालना है। जी सर। तो वो आपका जो कंसेप्ट है उसका क्लैरिटी दिखाएगा, ठीक है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ज्योग्राफी में, जैसे इस बार आया था एक क्वेश्चन जो कि एक आइस फॉर्म पे था। हाँ जी जी, वो लैंड फॉर्म पे था, ऑनलाइन फॉर्म पे था जी सर। फ्यॉर्ड। हाँ, तो फ्यॉर्ड वाले क्वेश्चन में आप लिख के नहीं बता पाइएगा कि क्या है क्या नहीं है, तो उस केस में वो डायग्राम आपकी बहुत मदद कर सकता है। और बात बची बाकी सब्जेक्ट्स में, तो आप पॉलिटी में उतना डायग्राम का स्कोप है नहीं, पर फिर भी आप बहुत लोग करते हैं, जैसे सर्कल बना के पॉइंट्स लिख दिया, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा रिफ्रेशिंग रहता है चेकर के लिए। वो बार बार पॉइंट्स को एक फॉर्मेट में देख देख के बोर हो जाता है। तो वो आप अगर ऐसे सूर्य की किरणों की हाँ, तरह हाँ, पॉइंट जी, बना जी। दो, या बादल से 4 हाँ। चीज़ें निकाल दो, तो वो ठीक रहता है। सेकंड, अगर हम GS3 पे आते हैं, तो GS3 में एज सच डायग्राम्स नहीं है। GS3 में आपको ये मैप्स बोल रहे हैं, ग्राफ्स बनाने हैं। ग्राफ्स जी, चार्ट की तरह जैसे जी। होता है जी। तो अगर आपको मान लीजिए ग्रोथ रेट दिखानी है, तो आप अगर लिखोगे कि 1991 में इतनी थी और 2021 में इतनी है, रादर देन राइटिंग दिस, यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द ट्रेंड एज वेल। तो GS3 के लिए वो हो जाता है। GS4 में भी आप मतलब इन चीज़ों का समावेश डाल सकते हैं, कहीं वो बॉक्स बना दिया, कहीं सर्कल बना दिया। और बाकी तो हाँ, डायग्राम्स का तो फ्लो चार्ट्स का तो है इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आप प्रैक्टिस कर लें, इसकी प्रैक्टिस आपको पहले से होनी चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम हॉल में हाँ जी, जाके अगर यही चीज़। सोचने का करें तो नहीं। आप जब मान लीजिए आपको 4 पॉइंट याद करने हैं, तो आप उसी को जब लिख रहे हैं, लिख के याद करते हैं अगर, तो उसी को मान लीजिए सर्कल बना के याद कर लिया, लिख के, या किसी और तरीके से याद कर लिया, तो वो प्रैक्टिस जब बनी रहेगी तो एग्जाम हॉल में आपको नेचुरली आ जाएगा। जी जी, हाँ सर, तो आपने इतना अच्छे से बताया सर। अभी हम बात करेंगे इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर आपने कोई ऐसा मॉक इंटरव्यू दिया, किस तरीके से आपने इंटरव्यू को प्रिपेयर किया? जी,
तो देखिए, मेरा भी पहला इंटरव्यू था यूपीएससी के लिए, तो उसमें जिसका भी जब भी पहला होता है सबको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो जो पहला एडवाइस हमें भी मिला और हमको लगता है पहले भी दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा, इज़ डैफ। तो आपके डैफ में कोई भी अगर शब्द लिखा है तो उस पर आपको एक मजबूत पकड़ होनी चाहिए। बस छोटा आइडिया से काम नहीं चलेगा, उसमें आपको मजबूती से पकड़ बना के नोट्स बनाना है। और जब आप नोट्स बनाएंगे तो नोट्स ऐसे होंगे कि वो आपको मानना है कि वो आप आंसर देने वाले हैं। तो उन आंसर्स के बेसिस पे क्रॉस क्वेश्चंस भी आएंगे। मान लीजिए आपसे महिलाओं की समस्याएं पूछी गई, तो आपने बता दिया कि ये 3-4 स्कीमें हैं। अब आपको जब नोट्स आप बना रहे हैं तभी आपको एंटिसिपेट कर लेना है कि अच्छा, अगर हम ये 3 स्कीम बोलेंगे तो मान लीजिए इस स्कीम को पकड़ के कोई सामने वाला ना कुछ पूछ दे। तो अगर आप उस तरह से एक माइंड मैप की तरह से तैयारी करेंगे डैफ के लिए, तो इंटरव्यू का वो वाला पार्ट आपका शॉर्ट हो जाएगा। और पहले डैफ ही करें, साथ में करंट अफेयर्स आपको करने ही है। तो आप न्यूज़पेपर्स, जनरली एडवाइस यही रहती है, हमने भी यही किया कि 2 से 3 पढ़ने हैं, तो न्यूज़पेपर्स में आपका समय जाएगा ही जाएगा। और थोड़ा आपको ओपिनियंस बना लेना है और खुद से बात करनी होगी इसमें कि आपके पास दोनों पहलू होते हैं। कभी भी जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे पास मटेरियल दोनों का रहता है, प्रोज भी रहता है, कॉन्स भी रहता है। जी सर। तो आपको फाइनली एक ओपिनियन अपने मन में तैयार करके रखना होगा जो भी बर्निंग इश्यूज होंगे उस समय के। जैसे मान लीजिए जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम हो गया, या अभी वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा हो गया। बॉन्ड का भी अभी आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दिया तो क्लियर हो गया। मान लीजिए उसने नहीं दिया होता तो आप क्या करते जी। तो इन केसेस में जब ओपिनियन बनाना हो तो हमारे पास सबसे पहले संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स रहेंगे, फिर हमारा जो लॉज है वो रहेंगे, और फाइनली आपका पर्सनल ओपिनियन। ये नहीं कि पहले ही जाके अच्छा सर हमको ये लगता है तो ये होना चाहिए जी। पहले इन तीनों को आप ये कर लो और उसके बाद फिर अपना ये फाइनल पे